तो नमस्ते। आज एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर अलवर शहर के लिए उपस्थित हुआ है जब रामचरण राग जी, जो कि एक महत्वपूर्ण गीतकार गजलकार हैं, उनकी पुस्तक उम्मीद का मौसम हमारे बीच में लोकार्पण उसका होना है। और इस लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में कमलेश भट्ट कमल जी, श्रीधर मिश्र जी, कुसुमलता जी, विनय मिश्र जी और वाजिदा खान जी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम आज गजल पर एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले श्रीधर जी से बात करूंगा और उनसे ये जानना चाहूंगा, हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को समझ पाएं कि गजल है क्या। सर, 2 से 3 मिनट में आप ये सामान्य तौर पर बताएं कि गजल है क्या। देखिए, गजल एक अरबी भाषा की काव्य विधा है जो वहां से फारसी में आए। इसको लेके बात कर रहे हैं। थोड़ा सा धीरे बोल रहे हैं आप, तो सीधे बोलना। कैसे बोल रहे हैं? थोड़ा सा तेज बोलिए। गजल अरबी भाषा की काव्य विधा है और वहां से वो फारसी में आई, फारसी से उर्दू में आई, उर्दू से हिंदी में आई। तो ये बहुत बड़ा सवाल पूछ दिया आपने एक साथ कि गजल है क्या। दरअसल गजल को अगर उसकी मूल परंपरा से देखें तो गजल आशिक और महबूब की गुफ्तगू से शुरू हुई विधा है, इसलिए इसमें अंदाजे बयां का बड़ा महत्व है। जब ये फारसी से उर्दू में आई तो सारी चीजें तो जस की तस थी, लेकिन जो उर्दू भाषा थी उसका लोक दूसरा था, उस समाज के सरोकार दूसरे थे, चुनौतियां दूसरी थी, परंपराएं दूसरी थी, क्योंकि उर्दू भारतीय भाषा है और फारसी विदेशी भाषा है। तो जब फारसी से वो उर्दू में आई तो बहुत सारे परिवर्तन आए और उर्दू में धड़ल्ले से गजलें कही जाने लगी। इसका अंदाजे बयां का टटकापन लोगों को इतना भाया कि सारी विधाओं की अपेक्षा ये लोगों के सर चढ़कर बोलने लगी। लेकिन भारत में उसी समय समानांतर रूप से फारसी गजलें भी कहने की परंपरा थी। तो जब फारसी गजलों, अब मैं आ रहा हूं कि गजल है क्या। दरअसल वो फारसी गजल नहीं कही जा रही थी जी। अब तक केवल नाम गजल था जी, चाहे वो अरबी में थी तो अरबी गजल नहीं थी, फारसी में कही जाती थी तो फारसी गजल नहीं थी, वो केवल गजल थी जो आशिक और महबूब के गुफ्तगू का सलीका था, जो है कि कैसे हम अपने प्रेमालाप को कहें। हालांकि उसको हम गजाला की आंखों के आंसुओं से भी कहते हैं। गजाला का मतलब हिरनी से है कि वो करुण स्वरूप भी हो, क्योंकि आप अगर प्रेम में आएंगे तो प्रेमी को रुचाहती होता नहीं। उसके तो 32 स्वरूप हैं, अमर्ष है, क्रोध, जिजुप्सा है, श्रृंगार है, वियोग है, उलाहना है। तो वो सारे स्वरूप कैसे अब संवाद किए जाएं, ये सलीका गजल देती थी जी। अब जब फारसी में गजलें यहाँ कही जाने लगी तो कुछ लोगों ने उसको उर्दू जबान में कहना शुरू किया जी। और जब उन्होंने उर्दू जबान में कहना शुरू किया तो वो फारसी से कुछ भिन्न हो गई और निश्चित तौर पे भिन्न होगी, क्योंकि फारसी भाषा का पूरा लोक अलग था, उनके प्रतीक अलग थे, उनकी परंपराएं अलग थी। उनके यहाँ नरगिस और बुलबुल की बात होती थी, यहाँ फिर वो गौरैया आने लगी, क्योंकि उर्दू भाषा का लोक था। यहाँ की चुनौतियां, यहाँ के सरोकार दूसरे थे। तो फारसी के, अब क्योंकि वो फारसी में भी गजलें कहने की एक समानांतर परंपरा चल रही थी, तो उन लोगों ने कड़ा प्रतिवाद शुरू किया कि ये गजल नहीं है जो उर्दू में कही जा रही है,
ये गजल के नाम पर जो है घोड़ापन, जगह जगह जो है इस तरह के विरोध और प्रतिरोध जगह जगह खड़े होने लगे। तो भारत में, भारत भूमि जो है और वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो इतिहास है, वो एक साथ इस बहुत बड़े युद्ध का भी साक्षी रहा कि एक ही शहर में फारसी गजलें कही जाती थी और फारसी में गजलें कही जाती थी, उर्दू में गजलें कही जाती थी, और दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो समस्या आज हिंदी गजल को लेकर के उर्दू गजल से अलग किया जा रहा है, वही चुनौती वहां पर भी उपस्थित हुई? आप बहुत जल्दी समझ लिए, मैं वहीं आ रहा हूँ। जी, ये जंग पुरानी है। हाँ। और जो स्कूल, जो गजलों का जो हमारे यहाँ विकास हुआ है वो स्कूल में हुआ। जैसे संगीत घरानों में होती है, वैसे गजल स्कूल में हुआ। हैदराबाद स्कूल, रामपुर स्कूल, दिल्ली स्कूल, लखनऊ स्कूल, रामपुर स्कूल भी जो है वो एक बहुत उनकी अपनी एक अलग मेयार थी, और हैदराबाद निजाम द्वारा पोषित ये स्कूलों में भी दो गजलें चल रही थी, और वहां की स्थिति खुरेजी तक थी। दिल्ली लखनऊ में बड़ा विवाद था, और ये विवाद किस स्तर का था कि गालिब जैसे आदमी को दिल्ली छोड़ के लखनऊ प्रवास करना पड़ा, इतने बड़े आइकान कवि को। गालिब को उर्दू गजलें कहने और फारसी से जंग में उनकी 70% ऊर्जा खत्म हुई। अगर वो केवल लेखन के लिए स्वतंत्र होते, 2-3 दीवान और हमें दिए होते। क्या बात। अंत में आजिज आकर जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इन्होंने कहा भाई तुम्हारी जो फारसी जमीन की गजलें हैं, वो फारसी भूमि की गजलें हैं, वो फारसी गजलें हैं। हमारी भाई उर्दू भाषा की, उर्दू के सरोकार की और उर्दू समाज की चुनौतियों व्यवस्थाओं की गजलें हैं, इसलिए हमारी उर्दू गजल। और तब आलोचना ने भी इसको विधिवत स्वीकार किया। उर्दू गजल का इतिहास क्या है, उर्दू गजल के स्कूल क्या हैं, उर्दू गजल की परंपराएं क्या हैं। उसके बाद जो है उर्दू गजल जिस तरह से लगभग 100 वर्षों तक लगभग एक विषय वस्तु पर स्थिर रही, तो कुछ संवेदनशील लोगों ने ये सोचा कि केवल दुनिया में इश्क के अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। केवल इश्क करना, इसके लिए रोना, यही पूरी जिंदगी नहीं है। जो हिंदी कविता के बहुत ही यशस्वी कवि थे, उन्होंने इस गजल विधा को अपनी हिंदी भाषा में आयत्त किया। तो उर्दू गजल कोठे पे पैदा हुई थी मुजरे के लिए, क्योंकि भाई इस जामो मीना वाला मामला था। लेकिन हिंदी गजल, हिंदी कविता का जो स्वरूप है, हिंदी कविता में जब गजल आयत्त की गई तो हिंदी कविता के चरित्र के साथ आयत्त की गई, भारतीय कविता के साथ आयत्त की गई। और भारतीय कविता का जो प्रारंभ है वो प्रतिरोध से हुआ। भारतीय कविता का जन्म ही प्रतिरोध से हुआ है। भारत की पहली कविता एक क्रौंच पक्षी के मरने पर एक आचार्य साप देता है बहेलिए को, बानिशात प्रतिष्ठान त्वमगम शाश्वती समाप। अब पश्चिम वाले कहते हैं कविता मनुष्यता की रक्षा करती है। भाई उनके लिए मनुष्यता के अलावा कोई जीवन नहीं हो तो मार के खाते हैं। हमारे यहाँ कविता, पहली कविता मनुष्येतर एक तुच्छ प्राणी की संवेदना पर रची गई। हमारी संवेदना का आयतन इतना बड़ा है, इसलिए विदेशी औजारों से भारतीय कविता का अनुशीलन नहीं किया जा सकता। हमारे लिए मनुष्यता, अरे मनुष्येतर एक तुच्छ प्राणी की संवेदना पर कविता आती है। और भारत का पहला आचार्य उस पहली कविता, उसके चरित्र को पकड़िए, वो नहीं कहता कि बहेलिए तेरा वंश नाश हो जाए, तेरा धन नाश हो जाए, कोढ़ हो जाए। क्या कहता है? तेरी प्रतिष्ठा शाश्वत रूप से नष्ट हो जाए। भारत में प्रतिष्ठा का क्या महत्व है, ये भारत की पहली कविता आती है। और एक आचार्य
बंदूक चला सकता था, तलवार चला सकता था। वो रोता नहीं है उस क्रौंच पक्षी के साथ, जो उसके पास हथियार है वो उससे प्रहार करता है, साप देता है। तो पहली कविता प्रतिरोध के साप के साथ आती है। और गजल जब उस हिंदी कविता की परंपरा में जुड़ती है तो उसका तेवर और ताप बदल जाता है। जी, बहुत बढ़िया आपने समझाया बहुत अच्छे से। और मेरे संभवतः दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपने दे दिया कि हिंदी गजल और जो गजल है उसकी भावभूमि किस तरह से अलग है। नहीं, वो भावभूमि नहीं, मैं अभी गजल बता रहा था। अभी तो मैं आपको गजल बता। और जब वो हिंदी कविता में आती है तो इसीलिए कहा जाता है कि उर्दू गजल और हिंदी गजल बहने भी नहीं है। ऐसी गलतफहमी में जो लोग हैं, क्या बात है भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात। वो गलतफहमी में जो लोग हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, वो एक शालीन घराने को कोठे पर बैठा रहे। उर्दू गजल कोठे से आती है और हिंदी गजल चड्डी के रूप में तलवार लेकर आती है भारतीय भूमि में जी। इसलिए उसको निराला लाते हैं बेला में, क्या बात, उसको शमशेर लाते हैं, उनको रुद्रकाशिके लाते हैं। क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। शमशेर को पढ़िए। तभी शायद कमलेश भट्ट कमल जी कहते हैं कि हिंदी गजल जो है वो केवल कायांतरण नहीं है, वो उसका पुनर्जन्म है। नहीं, वो पुनर्जन्म है, वो नया जन्म है भाई। हिंदी गजल जब आती है हिंदी कविता की तो वो केवल शिल्प वहां है, बाकी तो हमारी है भाई। वो हिंदी कविता का ये हिंदी आलोचना का जो भ्रम था बहुत दिनों तक, उसके चलते चीजें साफ नहीं हो पाई। नामोर सिंह जिंदगी भर कहते रहे कि जो हिंदी गजल लिख रहे हैं वो उर्दू का उच्छिष्ट ग्रहण कर रहे हैं। विद्यानिवास मिश्रा कहते रहे कि बैलेट्स, गिरजा कुमार बाथुर का जो बैलेट है या कि त्रिलोचन जो सॉनेट्स ले आए वो तो हिंदी में फप सकते हैं, लेकिन गजलें तो सेचुरेट हो चुकी हैं, उसमें सब कहा जा चुका है। लेकिन ये दो लोग बैठे हैं जी, इन्हीं लोगों के जुनून के नाते आज उन लोगों ने अपनी भाषा बदल दी। आज शर्माकर सकुचाकर आलोचना हिंदी गजल की तरफ बढ़ने लगी है। कारण है, इसका कारण है कि अगर अलवर में कोई बड़ी दुर्घटना और घटना हो, अगर कोई अखबार पूर्वाग्रह के चलते उसे न छापे तो वो अखबार प्रश्नांकित होगा, वो घटना नहीं जी। तो अगर हिंदी गजल के प्रतिनिधि कवि विनय मिश्र को आलोचना अपने कैनन में नहीं लेती है तो वो विनय मिश्र प्रश्नांकित नहीं होती, आलोचना का अंधापन प्रश्नांकित होता। आज हिंदी गजल इस स्तर पर आकर खड़ी है। वरिष्ठ गजल कवि और इन्होंने बहुत सारे गद्य लिखे हैं लगातार जी। कमलेश भट्ट कमल है, हरे राम समीप है, ज्ञान प्रकाश विवेक है, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। एक तरफ गजलें कह भी रहे हैं और गजलों के लिए वातावरण सृजित कर रहे हैं। हालांकि मैं कमलेश भट्ट जी की दृष्टि से का समर्थक हूं, लेकिन आपके वय के कुछ लोग इस उम्र में पहुंचकर भी अभी निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि वो उर्दू गजलें कह रहे हैं कि हिंदी गजलें कह रहे हैं। मैंने आपकी आलोचना पुस्तक पढ़ी थी मैंने, और उसमें इनका जो मैंने दृष्टिकोण पाया, मुझे बहुत मैं आश्वस्त होगा कि कम से कम वो अपनी सहमति या सहमतियों के साथ खड़े हैं। लेकिन आप ही के व्यवहार के कुछ लोग आज तक पता नहीं कब समझ पाएंगे, वो नहीं समझे। दरवाजे पे मौत खड़ी है, लेकिन अब तक हम उर्दू गजल लिख रहे हैं कि हिंदी गजल लिख रहे हैं। चलिए, आपकी एक बात से मैं अपना दूसरा प्रश्न कमलेश जी से करना चाहूंगा कि जैसा सर ने कहा कि प्रतिरोध से उत्पन्न होती है जो हिंदी गजल है, उसका जो प्रतिरोध का स्वर है वो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें। तो प्रतिरोध को केंद्र में रख करके आजकल जो जनवादी गजल की बात हो रही है, जनपक्षधरता की बात की जा रही है, तो क्या ये हिंदी गजल की एक अनिवार्य शर्त मान लिया जाए इसको कि जनवाद से जो प्रेरित होगा वही हिंदी गजल है, या जिसमें व्यवस्था विरोध का स्वर है केवल वही हिंदी गजल है? देखिए, हिंदी गजल ने पिछले 40-45 साल में अपने आप को बहुत तरह से उभारा है, अपने आयाम विकसित किए हैं। उसे आप सिर्फ प्रतिरोध तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो जीवन का एक हिस्सा है, एक उसकी ऊर्जा है। उसके अलावा उसके जीवन के बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे पहलू हैं।
तो गजल धीरे धीरे सारे पहलुओं को समेटने की कोशिश कर रही है, एक पहलू नहीं हो। जहां तक आप जनवाद की बात कर रहे हैं, जनवाद में कोई भी वाद हो, वो गजल में सिर्फ गजल के रास्ते से ही सफल हो सकता है। सिर्फ आप जनवाद ला के गजल में बड़ा गजलकार नहीं बन सकते। उसको गजल की शर्तों के साथ, शर्तें क्या है, तगजुल बहुत बढ़िया होना चाहिए, उसकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी कहन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसमें सरोकार बहुत अच्छे होने चाहिए, और उसमें आपकी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं, आप किसके साथ खड़े हैं, कहाँ पे खड़े हैं। तो अगर ये सारी बातें आएंगी तो चाहे वो जनवाद हो उसमें, चाहे ना हो, तो जाके गजल बनती है हिंदी में, अन्यथा तो वो नारा बन के रह जाती है जी। और ये जो वाद है, ये तो वाद पूरे साहित्य में कई बार गंभीर स्थितियां पैदा कर देते हैं जो नकारात्मक होती है। जैसे पूरा वाद जो है वो राजनीति को लेकर चलता रहता है, सिर्फ राजनीति राजनीति राजनीति। आप दिन भर राजनीति थोड़ी खा पी सकते हैं। जिंदगी के लिए राजनीति के अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू हैं, उन पर भी गजल बात करती है। जैसे प्रकृति, हमारे यहाँ प्रकृति का जो पर्यावरण असंतुलन है, वो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी मतलब चिंता का विषय होना चाहिए जी। लेकिन हमारी हिंदी की तमाम सारी विधाओं में उसका कोई संज्ञान ही नहीं लेता। जैसे कि ये बहुत कोई मतलब रूस के आक्रमण से एक देश नष्ट हो रहा है, लेकिन पर्यावरण का जो विघटन हो रहा है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है एक साथ। तो इसका लोग संज्ञान नहीं ले रहे साहित्य में। गजल हिंदी की जो एक ऐसी विधा है जिसमें बड़ी प्रमुखता से इस पे लोगों ने फोकस किया है। नए से नया रचनाकार भी इसमें आता है और पुराने लोग तो लिख ही रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे विषय जीवन के जो हैं, जीवन में हताशा बहुत है आजकल, क्योंकि कई बार प्रतिरोध करते करते हम ऐसा कुछ कर देते हैं इससे लगता है कि आगे कुछ बचा ही नहीं जी। या इतनी हताशाजनक स्थितियों का चित्रण कर डालते हैं जैसे लगता है इसके आगे कुछ नहीं बचा। तो उन स्थितियों में भी आदमी को जिंदा रखना, बचाए रखना, ये भी गजल के लिए बहुत जरूरी शर्त है। हमारे दुष्यंत कुमार जी, जहाँ से हिंदी गजल की पहचान मिली, उनमें इन सारी चीजों के सूत्र मिलते हैं। हम सिर्फ प्रतिरोध महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो जब वो मूल्य की तरह आता है हमारे साहित्य में, हमारी गजलों में, तो हमारे लिए बड़ा कीमती होता है। जब वो विपक्ष की तरह हताशा पैदा करने वाला हो, या झूठ बोलने वाला प्रतिरोध हो, या प्रतिरोध के लिए प्रतिरोध हो, तो हमारे लिए उसका नकारात्मक महत्व हो जाता है, नकारात्मक पहलू उसका सामने आ जाता है, वो हमारे लिए बड़े सहज रूप से जीवन में जहाँ प्रतिरोध है उसको व्यक्त करना गजल का धर्म मानते हैं। उसके साथ खड़े होना, उसको व्यक्त करना, और केवल एक एजेंडे की तरह से उसको प्रस्तुत नहीं होना। गजल जो है एजेंडों की चीज नहीं है, वो जीने की चीज है, साधना की चीज है, जीवन की चीज है, तब जाकर गजल बनती है। ये लिखने वाले बहुत बेहतर जानते हैं, एक शेर लिखने में, एक गजल लिखने में कितनी मुश्किलें आती, कितनी चुनौतियां पेश आती। ऐसे नहीं शेर बन जाता, ऐसे गजल। आपसे एक छोटा सा प्रश्न और मैं कर लेता हूँ कि जब हम गजल की बात करते हैं, और गजल में चाहे वो हिंदी गजल हो और चाहे वो गजल हो जो उर्दू गजल से हम जिसको अलग करते हैं, तो छंद का जो अनुशासन है वो कितना जरूरी मानते हैं आप? जैसे कुछ गजलकार मैं जिनके बारे में पढ़ता हूँ, जिनकी गजलों के बारे में पढ़ता हूँ, वो अपनी गजलों के बारे में लिखते हैं कि वो छंद की ज्यादा, बहर की ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। नहीं, तो ऐसे निश्चित लोग गजल में कहीं नहीं है जी, वो कहीं नहीं रहने वाले हैं। छंद जो है वो उसी तरह मतलब उसका शिल्प जो है वो चाहे किसी भी भाषा में हो, वो तो वही रहना है जी। कंटेंट के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, आप तगजुल के स्तर पर आप बहुत सारी चीजें उस पर कर सकते हैं, लेकिन शिल्प तो उसका वही रहना है जो उसका है मूल शिल्प। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो शिल्प है वो उसको जो सामंतवादी विधा कहकर के कहा जाता था गजल को, उसका खतरा उस पर नहीं है अगर केवल गजल के छंद को अपनाया जा रहा है। ये सामंतवाद उन लोगों के अपने जहन में खुद है ना जी। जो गजल जैसी बहुत ही आम फहम विधा को सामंती विधा से जोड़ के उसको नष्ट कर देते हैं या उसको गिरा देते हैं, उसको पतनशील बता देते हैं। तो ये उनके दिमाग की उपज है या उनकी कहीं असफलता है। हम इसे आलोचना की असफलता मानते हैं, लेकिन कई बार हम इसको ठीक भी इसलिए मानते हैं क्योंकि उन लोगों को गजल की समझ नहीं थी, शिल्प की समझ नहीं थी। वो इस शिल्प को बिना समझे अगर गजल की आलोचना में कूदते तो बहुत सारा गड़बड़ कर डालते हैं। वो वही एजेंडे वाली गजलों को बहुत महान गजलें बता देते हैं। वो ऐसे असफल लोगों को बहुत बड़ा गजलकार बताते हैं जिनको शिल्प की जानकारी नहीं, या जो कहते हैं हमें शिल्प से कोई मतलब नहीं। तो वो अच्छा हुआ वो नहीं आए, लेकिन हाँ उन्होंने जो फतवे जारी किए वो गड़बड़ है भाई। जिसको जानकारी हो, जिसकी सामर्थ्य हो, वो आए गजल की दुनिया में, आलोचना में आए। जैसे श्रीधर मिश्र तो जो गजल के जो उर्दू गजल के पैरोकार थे, उन्होंने वो फतवों को अपना करके गजल को प्रहार करना शुरू किया। देखिए, हिंदी गजल को उर्दू गजल से कोई समस्या नहीं, क्योंकि उर्दू गजल का अपना प्रभावमंडल बन चुका है, उसका इतिहास भूगोल तय हो चुका है।
ये सारी मुश्किलें हमारे हिंदी गजल के भीतर के लोग जो बैठे हैं वो ये कई बार जो जैसा श्रीधर मिश्र की बात करें तो कई बार भ्रमित रहते हैं कि वो उनको शायर बनना है, क्योंकि शायर बनते हैं वो साहब बन जाते हैं, फलानी साहब। एक छोटा छोटा शायर जिस दिन पैदा होता है उस दिन वो साहब बन जाता है। हमारे यहाँ गजल में क्या है कि गजलकार कितना भी बड़ा हो वो जी बना रहता है। तो साहब और जी का जो फर्क है ये बहुत बड़ा फर्क है। उर्दू वाले या उर्दू की मानसिकता से ग्रस्त जो हिंदी वाले हैं, जैसे पहले था ना फारसी वाले उर्दू गजल को बेकार के समझते थे, वो ये कहते हैं कि हिंदी गजल ठीक अपनी जगह, लेकिन ये दोयम दर्जे थे, मतलब उर्दू गजल की तुलना में दोयम दर्जे। हम समझते हैं ये तुलना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर भाषा का अपना एक चरित्र होता है, उसकी अपनी संस्कृति होती है, उसका अपना आयाम होता है, उसके आधार पर सारी चीजें देखी जानी चाहिए। भाषाओं की तुलना करेंगे तो आप किसी को गिराएंगे, किसी को उठाएंगे, तो ये चीज ठीक नहीं है। धन्यवाद। कुसुमलता जी हमारे बीच में हैं और आप लिटिल बर्ड्स प्रकाशन संभालती हैं, आप संपादक हैं, एक समर्थ संपादक हैं। आपके सानिध्य में कक्षाड़ और संवादिया पत्रिकाएं निकलती हैं और परिंदे पत्रिका निकलती है। और आप विश्व साहित्य का आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, आप अनुवाद में काम कर रही हैं और बहुत व्यक्तित्व के आपके अनेक आयाम हैं। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि एक प्रकाशक, एक संपादक होने के नाते जो गजल है उसको किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, और जिस एक उद्देश्य से गजल लिखी जा रही है और आज के प्रतिरोध को व्यक्त करते हुए बहुत जरूरी एक विधा है, तो उसको एक प्रकाशक होने के नाते आप कैसे और समझते हैं कि बढ़ाया जाना चाहिए? जी, बहुत ढेर सारे सवाल आपने एक साथ पूछ लिए। तो पहले तो ये है कि मैं इतनी अच्छी बातें हमने सुनी गजल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसके शिल्प के बारे में, और आज आपको मैं प्रकाशक का एक छोटा सा अनुभव आज सुबह का आपको बताना चाहूंगी। यहीं से मैं शुरू करती हूँ अपनी बात। आज सुबह एक फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ गजल के संग्रह कितने आपने प्रकाशित किए हैं। तो मैंने कहा मैं आपको ब्रोशर उसका भेज देती हूँ, आप देख लें। नहीं, बस मुझे ये बता दीजिए इसमें बिहार के लोगों की कितनी गजलें हैं। मैंने कहा क्या गजल अब सिमट कर बिहार में तक पहुँच गई है? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो थोड़ा हिचकिचाते हुए मैं सोचा, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। कहा आप शोध कर रहे हैं उस पर? तो शोध के लिए अभी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले ही साले संवादिया पत्रिका निकाली, जिसमें कि सबको उसमें जो है शामिल किया गया है। उसमें बिना किसी भेदभाव के कि कहाँ के कौन है जो है जी। तो आप उसको पहले पढ़ें और उससे आप देखें कि हाँ गजल वो होती है कि गजल के बारे में अगर जानना है और लोगों के बारे में जानना है, स्टेट वाइज अगर आप देख रहे हैं तो आप उसको उस विशेषांक को आप पढ़ें। एक तो मेरा ये उनसे था, तो उन्होंने बाद में कहा हाँ ठीक है, और बात अलग है। तो पहले तो मैं ये आशा करना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा ही कोई आप जैसा कोई नवयुवक और नए रचनाकार कहें कि हाँ साहब, अलवर में क्या कोई गजल संग्रह है कि अलवर के लोगों का जो क्या बात है, आप सब लोगों का नाम, मुझे खुशी होगी कि अभी ऐसा भी कोई प्रश्न जो है मेरे सामने आए, मुझे भी इसमें सोचना पड़े कि हाँ अगर इस तरह से है तो एक तो दूसरा है कि गजल जो शब्द पर हमने बातें की, हमारी जो हमारे खास करके महिला रचनाकार हैं, वो एक सजल को भी लेकर के उनके बड़ी उनकी जो है दुविधा और उनका संशय रहता है। उनसे ये होता है कि देखिए आप गजल संग्रह छापेंगी या सजल। तो मैंने कहा भाई ये नई जो है नई चीज क्या है, नई जो है ये जो एक आपने जो ये जो एक निशान जो आपने बीच में खींचा हुआ है, क्या कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट हमने बनाया है कि क्या है आप ये सजल की बात करती हैं? नहीं, इसमें हिंदी उर्दू दोनों रहता है। तो ये जो है ना, ये जो इसी को हम लोग घालमेल कहते हैं जी। जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ वहाँ ऐसे इस तरह के जो घालमेल जब होने लगते हैं, खासकर एक साहित्य में और ऐसी विधा में, अब गजल एक जानी मानी विधा की कविता की विधा हम लोग इसको मान रहे हैं और सारे उसमें जो तमाम चीजें उसमें ला रहे हैं, उनके रूपक, उनके प्रतीक, उनके बिंब हम वहाँ से लाते हैं, कहावतें तक ला रहे हैं वहाँ से। तो उसमें जो ये सब हमारा कहना कि सजल ये है और गजल ये है, तो ये थोड़ा सा जो है बहुत ये अभी भी जो है एक धुन मेरे सामने है जिसका कि छटना बहुत जरूरी है जी। और शायद इसके लिए हमारे जो गजलकार हैं या उनके पढ़ें, जो आलोचनाएं उनकी देखें, तो उसमें उनको संभवतः समझ में आएगा, जो है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो एक तो ये बात मैं कह रही हूँ आपसे। दूसरे जो है जो हिंदी गजल का जो हमारा जो परिदृश्य है,
वो हमें ये नहीं कहता कि हमको कोई प्रकाश की ओर लेके जाता है, नहीं, वो बल्कि वो ये कहता है कि हमारे अंदर अंधेरा कितना है, उस पर ये जो है हमारे अंदर के अंधेरे की तरफ वो निशान वो बताता है, उधर संकेत करता है। बाहर के भी हमको हमेशा वो रोशनी की तरफ लेके जाए, वो तो अलग बात है, लेकिन उसमें हमारी जो कविताएं, जो हमारे आज की जो समकालीन हिंदी गजलें लिखी जा रही हैं, वो हमारे अंदर के अंधेरे की जो बहुत उसकी तरफ वो निशान बनाती हैं, संकेत देती हैं और हमको उसका एहसास भी कराती हैं। ये ऐसा मुझे लगता है। और प्रकाशन की बात आपने जो कही, तो संयोग से जो है प्रकाशन हमने बड़ी दुविधा और बड़े ऐसी कठिन परिस्थितियों में शुरू किया था। उसके बाद बहुत चीज़ें बदली और फिर भी उसमें हमने कोशिश की कि करें, और हमारे प्रकाशन से सिर्फ गज़ल ही कम से कम जो है इस समय जो है 9 किताबें हमारे यहाँ आ चुके हैं। क्या बात है। तो और अभी भी हमारे पास गज़ल की जो है एक अच्छी जो है जिसे कहते हैं कि लोग उसमें आना चाहते हैं, लोगों की जो है उनकी आग्रह है कि आप छापें, और हमारे पास जो है ये गज़ल के लिए मुझे एक अच्छी आशा मुझे दिखती है। जिस उसके लिए उम्मीद के मौसम की बात है, यहाँ रामचंद्र राग की गज़ल संग्रह पे हम आए हैं, यहाँ जहाँ बात कर रहे हैं, तो उनके मैंने जो पढ़े जब मैंने ये पाया कि जो है जितने हमारे यहाँ उर्दू गज़लों का क्या है परिदृश्य, तो आपने बताया ही, आपने बताया, सब लोग गुलशीर की बातें कर चुके हैं। एक उसमें बड़े छोटे छोटे उन्होंने जो है बिंब प्रतीक रूपक तीनों का मैं उसमें देती हूँ। जैसे उन्होंने एक मोबाइल फोन की बात की है, दशहरी आम की बात की है, जो कि हम लोग नॉर्मली इस तरह की नहीं, ऐसे प्रयोग नहीं किया करते थे जो है। और बहुत छोटे कि उन्होंने इश्तहारों पर जो है बात की है, कैसे मुफलिसी में कैसे लोग उसका क्या असर आ रहा है, वो सब हम लोग उसके विस्तार में जाएंगे बाद में जो है, जब लोग पढ़ेंगे उसके बारे में और चर्चा होगी जो है। लेकिन जो ये सब जो उन्होंने जो ले आए हैं शब्द, ये जो कि रोज बरोज हम बोलते हैं उनको, ये हमारे बहुत जरूर बहुत नज़दीक से हमारे उजड़ते हैं। एक आपको मैं छोटा सा, हालांकि वो गजलकार तो नहीं थे, विलियम फॉकनर की बात मैं करूँगी यहाँ पे। विलियम फॉकनर का ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो हर रचना एक रचना का रचा जाना, लिखा जाना एक ऐतिहासिक क्षण होता है, और वो ऐतिहासिक क्षण जो है जब वो लिखता है रचनाकार जो है, उस समय उसके अंदर बहता रहता है, और आप जो समय जो बहता रहता है और जब वो बंद कर देता है उस समय उसका वहीं रुका रहता है, और समय सबके लिए वहीं रुका रहता है, और जैसे ही जब दोबारा कोई पाठक उसको पढ़ता है, समय वहीं से उसका जो शुरू होता है। तो हम ये जो है गजल में हम ये पा रहे हैं कि सचमुच जो है जो हमारे रचनाकार आज जो लिख रहे हैं, उन्होंने समय को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और वो जो है इसको इस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, जिसके लिए हमें आशा है, और हमें लगता है कि जो है गजल का बहुत अच्छा भविष्य है। और बाकी हमारे यहाँ सभी लोग जो है बिल्कुल। और बस यहाँ से मैं अपनी बात आपके लिए खत्म करना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रकाशन की जो गुणवत्ता है वो मैंने देखी, लोग जिंदा है प्रकाशित हुई पहले, और अब उम्मीद का मौसम जो प्रकाशित हुई है, दोनों ही मुझे ऐसा लगता है कि जो उसका मूल्य उस पर अंकित है वो बहुत कम अंकित है जितनी उसकी गुणवत्ता है। तो आप एक बहुत अच्छा योगदान दे रही हैं साहित्यकारों को आगे बढ़ाने में एक प्रकाशक के तौर पर, तो इसके लिए भी आप बहुत साधुवाद की बात है। बहुत धन्यवाद आपको जो है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रकाशन महिलाएं बहुत कम हैं, और जब मैं आई हूँ इसमें तो मैंने ये सोच के इसमें कदम रखा था कि मैं कमाने नहीं आई थी इसमें। बहुत अच्छा। मैं एक अच्छा साहित्य जो है सचमुच में लेने के लिए आई थी, और इत्तेफाक मुझे ऐसा ये सहयोग कहेंगे उसको, एक अच्छा सहयोग कहेंगे कि हमारे जिन मित्रों ने हमने तो पहले सोचा था कि मैं संस्कृत केवल बाल रचनाएं छापूंगी इसमें, क्योंकि मैं बाल साहित्य से भी हूँ मैं। लेकिन जब मैंने देखा कि लोग जो हैं उनको लगा कि नहीं इसमें और आनी चाहिए रचनाएं, लोगों ने हमको तमाम जो है वो उनकी मदद, उनकी सलाह, उन्होंने हमको जो बताई, तो मैंने उसकी जब अनुभव सोचा तो मुझे लगा कि सिर्फ मैं दोबारा कहूँगी कि मैं कमाना मुझे नहीं है, एक अच्छा साहित्य में लेना चाहती हूँ। और चूंकि गज़ल से शुरुआत हुई है तो मैं गज़ल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब लोगों को मैं शामिल करना चाहती हूँ, और उनकी रचनाओं का प्रकाशन करना चाहती हूँ। मेरा कोई यहाँ पर नहीं है, और मैं इसको मुफ्त भी छापना चाहती हूँ कि मैं जितना कर पाऊँगी उसमें करने का मैंने एक अपना जो है एक ध्येय रखा है। और मैं उसके लिए मैंने जब से शुरू किया इसको जो है, तो ऐसा नहीं था कि मैं इसके लिए एक संकल्प लेके मैंने इसको शुरू किया कि मुझे ऐसे करना है, और गज़ल के लिए मेरे सब मुझे विषय से खाना है, एक अच्छा एक शेल्फ है जहाँ मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गज़ल हमारे यहाँ संग्रह आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विनय मिश्र जी हमारे बीच में हैं, तो विनय मिश्र जी की चिंता मैं ऐसा समझता हूँ कि ज़्यादातर रहती है
कि गजल का नोटिस नहीं ले रही है आलोचना, जो जैसा कि सर ने भी बात की श्रीधर जी ने, तो आलोचक जो है वो गजल के प्रति इस दृष्टिकोण उसने क्यों अपनाया हुआ है, या उसके पीछे भी क्या कोई एजेंडा है, और अगर है तो फिर उससे कैसे उभर सकती है हिंदी गजल, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। एक छोटी सी बात मैं जोड़ के फिर आपको माइक दे रहा हूँ। अभी कुसुम लता जी ने एक और गजल के पहले एक विधा की बात की है। दरअसल वो विधा जो है वो जैसे अभी आपका नहीं रहते कि कुछ लोग जो है शिल्प की बात नहीं करते जी। तो जो लोग शिल्प को नहीं साध पा रहे हैं वो हिंदी गजल को गरियाने के लिए एक तरह से कहिए उस विधा को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही नहीं कर रहे बल्कि एक दिन तो उन्होंने डाला फेसबुक, हमारे मित्र हैं भूतपूर्व मित्र, हमने मित्रता से खारिज कर दिया है। वो कहते हैं कि अगर सावधान, अगर किसी रचनाकार के उसमें कहीं पे किसी ने हिंदी गजल शब्द इस्तेमाल कर लिया तो उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मतलब इस हद तक की उनको नफरत थी। मतलब वो कहना चाहते हैं कि गजल को गजल ही रहने दो, कोई नाम नहीं, वो दूसरा नाम अपना लेकर उसको चलाओ, उसके मसीहा बनना चाहते हैं, हम उसका नाम ही नहीं लेना चाहते। क्या बनना चाहते हो किस विधा के लिए, जिसकी बात आप कर रहे हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। एक सज्जन बनारस के हैं, आपको पता नहीं होगा, उन्होंने कहा भाई देखिए ये गजल का जो वो शिल्प है जब तक इसमें तोड़फोड़ नहीं कर दी जाएगी तब तक नया कैसे आएगा। हमने उनको बहुत समझाया, हमने कहा देखिए गजल ऐसी विधा है जिसमें शिल्प को तो नहीं तोड़ा जा सकता, हाँ शिल्प के अंदर तोड़फोड़ की खूब सारी गुंजाइश होती है, आप करिए उसको, लेकिन वो नहीं राजी है। और एक बड़ी मोटी किताब उन्होंने छपवा ली है, और वो किताब का क्या हश्र होने वाला है और उनका क्या भविष्य होने वाला है ये समय खुद ही बता देगा, बल्कि आज ही तय हो गया क्या होता है। लेकिन इस तरह के भी लोग आ रहे हैं, लेकिन ठीक है ये सब चलता रहेगा। और हिंदी गजल अपने रास्ते पे चल रही, बहुत तेजी से चल रही है, और बहुत समर्थ लोग इसमें आ रहे हैं। अब तो आलोचना का भी बीड़ा श्रीधर में जैसे लोगों ने, मतलब गजलकार खुद नहीं है लेकिन आलोचना में आ गए, उन्होंने बढ़िया आलोचना लिखनी शुरू कर दी। सो आने वाला भविष्य उज्जवल है हिंदी गजल का। बाकी विनय मिश्र जी संभाल रहे मोर्चा। अरे आप लोगों ने बढ़िया संभाला। आप सभी मित्रों का अलवर शहर में हार्दिक स्वागत है। अच्छा लग रहा है, अरसे बाद कोरोना की एक बड़ी त्रासदी के बाद एक ऐसा समय हमारे दरमियान गुजरा है जब ये यकीन करना मुश्किल था कि क्या हम सभी कभी मिल सकते। सही बात है। बड़ा ही दहशत, पूरी दुनिया ने बड़ी दहशत देखी है पिछले 2 वर्षों में। उसके बाद से ये सुकून के 2 पल आज मिल रहे हैं कि रामचंद्र जी के बहाने आप सभी शहर में आए हैं, तो हमारे शहर के लिए भी ये एक बहुत एक सौभाग्य की बात है, समृद्ध करने वाली बात है कि आप सब रामचंद्र जी के संग्रह को अपनी बात करने आए, तो इसके लिए आपका धन्यवाद भी है और स्वागत भी है आपका। गज़ल को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें हो चुकी हैं और गज़ल पर आपने बहुत विस्तार से बताया। फारसी, अरबी और हिंदी तक वो पहुंच ही नहीं पाए, और मुझे लगता है उस पर कल अपनी बात रखेंगे वो, और उनको रखना चाहिए। और बाकी आपने जो गज़ल के प्रतिवाद को लेकर के कमल जी ने जो बात रखी है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। वो जी ने जो प्रकाशन के दरमियान जो स्थानीयता और क्षेत्रीयता वाला संदर्भ जोड़ा है, ये एक तरह से गज़ल की लोकप्रियता को भी साबित करता है और प्रकाशक पर एक दबाव बनाने का भी एक उसमें प्रयास दिखता है जी, किसी न किसी बहाने से। दोनों ही बातें उसमें शामिल हैं, क्योंकि इस तरह की स्थितियां आती हैं। कल ऐसा होगा कि मैं हसन खां कॉलोनी मेवात नगर कॉलोनी में रहता हूं, मैं कहूंगा कि हसन खां मेवात नगर के किस गजलकार को आपने छापा है हमारे अलावा, तो मैं वहां तक पहुंचना, बिहार पर अगर आप इस तरह से होंगे तो मैं अपनी कॉलोनी के पर आ जाऊंगा। तो और फिर आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, A, B, C, D। मैं B को छापा है, आपने 3 को अभी नहीं छापा है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा इस तरह से। तो एक हाँ, तो इस तरह से अगर आपने एक रास्ता बनाया इस तरह से, तो ये सब आने वाले, और इससे प्रकाशक बहुत खुश होता है इस तरह से, जैसे कि उसी तरह से खुश होता है कि जब अज्ञे आए हिंदी कविता में, उन्होंने कहा कि जो कविता का जो संगीत तत्व है वो उसके लिए नुकसानदेह है तार सप्तक में, ये ठीक उसी तरह की स्थितियां हैं। और वहां उसके बाद से इसीलिए कविता से संगीत तत्व को हटाया जाए, उसकी जो लयता है, उसकी सांगीतिकता है, उसकी वो कविता का उसके क्षरण करती है तार सप्तक में, इसलिए उससे मुक्त हो कविता। और इसीलिए कविता की छंद से मुक्ति की बात वहां से उठी। दुर्भाग्य से प्रगतिवादी हमारे सारे कवि जो अच्छे भले थे प्रगतिवाद में,
अच्छी भली छांदस कविताएं लिख रहे थे, जमीनी कविताएं रामविलास शर्मा तक लिख रहे थे, नामवर सिंह खुद कविता लिख रहे थे, मुक्तिबोध खुद छांदस कविताएं लिख रहे थे। इन सारे कवियों को ऐसी हवा लगी है ना कि आप देखिए, हाँ, कि उन्होंने कहा कि बस बस यह जो प्रांजल पथ है मुक्त छंद का जो निराला ने जो दिया है, बस इस पर चल पड़ो। और चलने से पहले बहुत जरूरी है कि यह जो हजारों वर्षों की हमारी सांस्कृतिक चेतना जो छांदस हमारी सोच है, मानसिकता है, वैचारिकता है, जो लयता है, उसको बिल्कुल हाशिए पे खड़ी कर दो। मुझे ध्यान आता है कि जीवन सिंह जी ने जब दस्तखत का वहां लोकार्पण कराया था, मैनेजर पांडे वहां मौजूद थे और अध्यक्षीय भाषण दिया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हिंदी आलोचना से एक अपराध हुआ है और वह अपराध यह हुआ है पिछले 7-8 दशकों में यह अपराध हुआ है। आप शायद मौजूद थे या नहीं थे, मुझे ध्यान नहीं है। तो हाँ, तो उन्होंने कहा यह अपराध यह है कि छांदस काव्य रूपों की अनदेखी की गई हिंदी आलोचना ने की है। जीवन सिंह ने इस किताब का से इस प्रायश्चित का आरंभ किया, ये वक्तव्य। मैं ये कहता हूं कि अभी हिंदी गजल की आलोचना की अभी ढंग से शुरुआत ही नहीं हुई है और मैं देख रहा हूं इस पर काम रुद्र काशिकेय ने किया है। उसके बाद से रोहिदास अस्थाना से लेकर जो काम हुए हैं, है ना, वो गजल की आलोचना के काम ही नहीं है। एकमात्र काम डॉक्टर शिव शंकर मिश्र का अभी तक हिंदी आलोचना का है, हिंदी गजल की भूमिका। पता नहीं लोगों ने उसको देखा भी है कि नहीं। 2007 में मैंने कम से कम 30 लोगों को उसको फोटो कॉपी कराकर देश के सभी साहित्यकारों को, कोई बचा नहीं होगा आपके सिवाय, है ना। तो मैंने उसका पीडीएफ है, मैं पीडीएफ से बात बनती नहीं है। मैंने तो प्रिंट ही भेजता रहा हूँ, मुझे आदत स्वभाव में आ चुका है। तो वो क्या है कि मैंने भेजी है, सब आपके पास, सबके पास, अनिल राय से लेकर सबके पास मैंने ही भेजी है। और सबसे पहले आप देखिए तो शिवशंकर मिश्र जी की एकमात्र मैं आलोचना की पुस्तक मानता हूं और वो 2007 में प्रकाशित है। इसके पहले और बाद में भी बहुत कुछ जो लिखा गया है वो आलोचना नहीं है, समीक्षा है, संकलन है, संपादन है। उसमें कोई भी आलोचना का अनुशासन, जो हिंदी कविता में आलोचना का अनुशासन है, वो सिरे से गायब है ना। उसमें वो समीक्षाएं हैं, उसमें अपनी सोच है, वैचारिकी है। जिस आलोचना की परंपरा की हम बात कहते हैं, जिस कसावट की बात कहते हैं और गजल को देखने की बात करते हैं, गजल को हिंदी कविता की तरह देखने की बात करते हैं, जो हमारा काम है, वो जो काम हो रहा है उसमें अभी तक हस्तक्षेप की कायदे से शिवशंकर जी के बात किसने किया है? एकमात्र उन्होंने किया है। बाकी लोग लिख रहे हैं अभी, इसलिए मैं भी ठहर कर अभी देख रहा हूं कि इसमें क्या काम होना चाहिए, आलोचकों की दिक्कत क्या है, और वो भी बहुत दूर से देख रहे हैं, क्योंकि आलोचकों की पहचान ही छांदस कविता को खारिज करने के बाद बनी है। उनकी दिक्कत क्या है कि उनको, और हिंदी जो गजल की जहां तक, गजल बहुत नाजुक सिल्फ है, यानी कला है, और वह शास्त्रीय कला है। दिक्कत तो यह है, जैसे कि शास्त्रीय गायन को साधने के लिए गुरु का सामने होना आवश्यक है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मयार में सनही जैसे उस्ताद मिले हैं, और वो अलवर में आकर के, और पिछले 20 वर्षों में हमारे प्राचार्य महोदय भी जानते होंगे, घर में 1-2 महीना रहते थे, वो डॉक्टर दरवेश भारती, जहीर कुरैशी, और हम लोग यहाँ पे बैठे, और आप भी यहाँ पर रहे हैं, तो बारीकियों को स्नातक से सुनता आ रहा हूं, ऐसे विनय जी, ऐसे नहीं, ऐसे। अब ये चीजें मैं अभी संवगिया का विशेषांक निकाल रहा था, 100 लोगों से बात की, उसमें सारे छात्र गजल सीखने जाते हैं और उर्दू सीख कर बिल्कुल। इतना दुर्भाग्य है कि गजल के नाम पर सबसे पहले अगर, और विद्यार्थी हिंदी के हैं, एक छात्रा को मैं जानता हूं जो कानपुर की है, हिंदी गजल पर शोध कर रही है, नाम भी लेता हूं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है वैसे, तो उसने मुझसे 4 घंटे तक बात की। शुद्ध खाटी उर्दू, अरबी, फारसी की शब्दावली से बनी हुई गजलें, उसका पूरा केवल भाषा ही नहीं, उसका मिजाज, अंतर वस्तु भी। और वो क्या तर्क देती है, ये बच्चे तर्क क्या देते हैं कि हम तो हिंदी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं इन शब्दों को ला करके। तो इस तरह के मैंने तर्क सुने, तब संवदिया उसमें काम मैंने किया है। तो आलोचक की बड़ी दिक्कत है कि आलोचक के स्वयं खारिज होने का भय उसको हिंदी गजल को प्रतिष्ठा नहीं करने देता। ये दिक्कत है कि अगर उसने, फिर वो तो मुक्त छंद का आलोचक है, इसलिए आलोचकों ने अपनी ये मैंने कई तरह की गिरोहबंदी है, कवियों की अलग गिरोहबंदी है, आलोचकों की अलग गिरोहबंदी है, और फिर उसका भाई धूप है तो उसकी छाया बनेगी। तो गजल में भी गिरोहबंदी शुरू हो गई, फिर गजल के आलोचकों की भी गिरोहबंदी शुरू हो गई, है ना। गजल पर स्वतंत्र चिंतन एक कविता के रूप में करने की जो दृष्टि है, वो अभी हिंदुस्तान में, क्योंकि जो बड़े आलोचक हैं, मेरी तो विद्या निवास मिश्र से बातचीत हुई है, नामवर सिंह से, मेरा सौभाग्य है कि गजल के लिए मैं बनारस से लड़ रहा हूं। पहली, आपको जानकारी नहीं होगी, पहली गजल मेरी 1978 में छपी,
1984-85 में समकालीन जनमत रामजी राय निकालते थे, उसमें गजलें आई और प्रदीप तिवारी थे जेएनयू में, उन्होंने गजल पे समीक्षा छापी थी, 10 गजलें आई थी। तो इस तरह से समीक्षाएं तो बहुत आई और काम भी हो रहा है 40 वर्षों से, मैं देख रहा हूं। लेकिन शुद्ध गजल पर हिंदी कविता की आलोचना दृष्टि से जो काम कहने की बात है वो शिवशंकर मिश्र जी ने की है। उसके बाद श्रीधर मिश्र जैसे प्रतिनिधि कवि आलोचक अब सोच रहे हैं कि इस राह को विकसित किया जाए, इसमें बड़ा स्कोप है। तो वह स्कोप है, अवश्य है। क्योंकि समग्रता से हिंदी कविता आलोचना पर पिछले 8 दशकों से आलोचना स्थगित है और इसलिए आपका यह गंभीरता से सोचना एक रचनात्मक हस्तक्षेप है, क्योंकि अब तक तो आलोचना की कोई सोच ही नहीं रहा है। इतना आत्ममुग्ध यह गजल वालों का अपना एक समाज है, एक विराट आत्ममुग्धता घेरा, हर आदमी पैदाइशी दुष्यंत कुमार है। तो आप बात शुरू करते हैं और आप दुष्यंत कुमार हो जाते पहले शेर से। 40 वर्षों के बाद 5000 गजल कहने के बाद विनय मिश्र 5001वीं गजल कहते हैं यार। लेकिन तुलना होती है कि भाई अरे ठीक है, लड़का है, इसकी बात पर तो बाद में बात, 20 साल बाद मरने के बाद यहां पर यार अभी कैसे होती है, जीते जी कदर नहीं होती है, मरने के बाद शायर की कदर होती है। अभी क्यों बोले हम, है ना, अभी नहीं बोलेंगे। तो अब ये स्थितियां हैं हमारा गजलकार सबसे बड़ा गजल का दुश्मन है। वो खुद अपने सिवाय नहीं चाहता कि कोई उसकी ओर, उसके अलावा किसी की ओर देखे। ठीक, आलोचना का भी यही हाल है, ठीक गजल का भी यही हाल है। हिंदी गजल की आलोचना के अवरोधक तब तो स्वयं हिंदी के गजल सबसे पहले, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम विनय मिश्र के अगर है तो विनय मिश्र केंद्र में रहे सबसे पहले और श्रीधर मिश्र के विनय मिश्र की ओर देखें। तो अब लगता है कमलेश भट्ट कमल जी को कि भाई विनय मिश्र को श्रीधर, तो मैं भी एक आलोचक तलाशूं। क्यों, 70 वर्षों से यही चल रहा है, हर कवि पहले अपना आलोचक तलाशता रहा है और उसके बाद से कविता आगे बढ़ी है। आप देखिए, मैं तो बनारस में 40 वर्षों में दीपक, वहां पर रोज छुटभइये चिरकुट सड़क छाप कवि आते थे मुखचंद के और मुख्य अतिथि होते थे। विनय मिश्र 40 वर्ष से वहां कविता करते थे, गजल करते थे। आज भी जाता हूं तो कोई पूछता नहीं मुझे 80 तक का ही रहने वाला, क्योंकि गजल कोई कविता नहीं मानते लोग वहां पर। तो विनय मिश्र को अपने में दुष्यंत कुमार नहीं है, गालिब हो जाए, मीर हो जाए, कौन पूछता है। यहीं पर आलोचना का काम है और आलोचना तो बिल्कुल क्यों, उसके साथ पहले से ही 50 लोगों की टीम बैठी हुई है, एक को पकड़े तो 50 रिजेक्ट कर दे उसको। राजेश जोशी जैसे प्रतिनिधि कवि आलोचक ने, जब मैंने जहीर कुरैशी पर मूल्यांकन किताब लिखी थी तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जहीर भाई तो आपके अपने गोल के हैं, तो उन पर तो लिखिए, आपके मित्र भी है। जहीर ने खुद ही कहा था कि भाई हम लोग भाई जनधर्मी लोग हैं और सारे, उन्होंने कहा विनय जी नई मित्र तो है या लिखने में बड़ा मुश्किल है और ये सारी बातें हैं, लेकिन मैंने लिखवाया उनसे। बाद में क्या हुआ कि जब मेरा संग्रह आने लगा तो फोन किया मैंने कि आप जहीर पर भी लिखा है, जहीर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो मुझ पर भी कुछ लिख दीजिए। आपने किया है, बोले विनय जी इतनी गालियां खा चुका हूं मैं अपने मित्रों से, जहीर पर लिख करके मैंने कसम खा रखी है जीवन में अब गजल पे नहीं लिखूंगा। गजल को लेकर हमारे कवि मित्रों की जो उदारता है, विशाल हृदयता है, वो इतनी, आप देखिए इस चेतना में, ऐसे में गजल का विकास करना है। खुद गजल के लोग, गजलकारों का नाम, कल कमलेश भट्ट जी कमल को कुछ आलेख लिखना होगा, बोलेंगे यार विनय का लिख दूंगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर तो ये नहीं, मैं मुझको लिखना होगा, मैं कहूंगा कि मैं यार इनका लिख दूंगा, क्यों लिख दूंगा। 10 तो हम अल्पसंख्यक लोग हैं, गजल के लोग, अपने में महामारी है ना, और इतना संक्रामक है ये कि और लोग तो नाम नहीं ले रहे, हम भी एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे। तो हमारे भीतर में सौहार्द की बहुत कमी है हिंदी गजलकारों में, सबसे पहले और दोनों, और आलोचकीय दृष्टि इसलिए नहीं विकसित कर पाए हम लोग और नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम हिंदी कविता की परंपरा और उसके संस्कार से बहुत दूर हैं। हमें हिंदी हम सीधे गजलकार हो जाना चाहते हैं, फॉर्मेट पता है, काफिया तो काफिया पैमाई और तुकबंदी पर आ गए। हमें हिंदी कविता के 2000 वर्ष के इतिहास को अगर उसकी समझदारी नहीं है, उसका संस्कार नहीं है, हम कभी भी हिंदी कविता परंपरा में गजल कह नहीं सकते। और दुर्भाग्य से 90% गजलकार जो हैं, प्रतिनिधि गजलकारों की बात कर रहा हूं मैं, उनको हिंदी काव्य परंपरा का बोध ही नहीं है। यह बोध ही जो है वह शक्ति देता है गजल को। जब तक हिंदी कविता परंपरा का 2000 वर्षों का बोध नहीं होगा, आप गजल का मतलब तक नहीं कह सकेंगे। हिंदी कविता परंपरा में जो हम गजल कहते हैं उसकी बात है। दुष्यंत के पास इसीलिए बहुत सशक्त गजलें हैं क्योंकि वह हिंदी कविता परंपरा के प्रतिनिधि कवि हैं, वो नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, इसलिए वो बेहतर गजल करते हैं। हम तो कहीं से घुस चले आते हैं, सेंधमारी करते हैं,
अभी उधर दिख रहे हैं, अभी उर्दू गजल लिखने लगे, तो मुक्तक से लिखने गजल लिखने लगे, नवगीत से निकले गजल लिखने लगे, मुखछंद से निकले। ऐसे क्यों? ऐसा नहीं है। दुष्यंत ने लंबी साधना के बाद गजल कही है और हम पहली गजल में ही दुष्यंत होना चाहते हैं। कितनी उल्टी बात चल रही है। तो गजल दूसरा ये है कि गजल पर बात हुई कि शिल्प को लेकर के दीपक, पहले तो शिल्प तो चाहिए, अन्यथा मुखछंद लिखिए ना, क्योंकि मुखछंद लिखने वाले 90% कवि भी मुखछंद में नहीं है। वो कविता मुक्त छंद से छंदमुक्त और छंदमुक्त से लय मुक्त हो गई है और खालिस कोई गपद्य या गद्य रह गई है और इसीलिए उसका कोई सामाजिक बोध अकादमिक रूप से जीवित है, अकादमिक से महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हर्ष हुआ है, आप क्षमा कीजिएगा वायदा जी, 4 संग्रह आपके हैं, आप जानती हैं कि अकादमिक रूप से इस कविता की बहुत महत्व है मुखछंद। लेकिन मैंने नामवर जी से प्रश्न किया है दीपक जी और वही बनारस में कि सर हम लोग जो पढ़ते हैं साहब कि एमए में आते हैं और हम लोग को छांदस कविता के साथ में जब पहली बार मुखछंद और मुक्तिबोध से टकराना पड़ता है, अचानक कविता कैसे माने, मन नहीं करता, घबराता है उसके पास जाने में कि भाई इसको इतने नट बोल्ट स्क्रू कसे हुए हैं मुक्तिबोध में, खुलती ही नहीं गांठें और तो कुछ तो काव्य शास्त्र बनाइए, जैसे कि हमारे मनीषियों ने काव्य शास्त्र बनाया है अपने समय की कविता को समझने के लिए। 100 वर्ष हो गए। आप जैसे, सीधा प्रश्न है साक्षात्कार में अमर सिंह से मेरा कि आप जैसे मनीषी नहीं बनाएंगे आधुनिक कविता का, हिंदी कविता का, समकालीन कविता काव्य शास्त्र, तो हम लोग इस कविता को समझेंगे कैसे? नामवर जी ने पान का निकाला, गिलोरी खा गए, बोलते बहुत हो तुम, खत्म। यही बात विद्यानिवास मिश्र से भी सुना। तो इस तरह की बहुत चर्चाएं हैं। हम ये सारा काम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी श्रीधर जी जैसे लोगों की है। अब इनके जैसे दृष्टि संपन्न, बहुत खुलकर कहता हूं मैं कि मैं तो सभी लोग बनारस के 80 मोहल्ले में से निकले हैं, चाहे दिल्ली में हो चाहे देश की दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन इतनी गंभीरता से हमारी कोशिश क्या है कि जिस तरह से 70 वर्षों में मुक्त छंद की कविता हिंदी कविता की मुख्य धारा है, गजल को हिंदी कविता की मुख्य धारा में स्थापित करना। इसके लिए कैसे काम चलेगा? सबसे महत्वपूर्ण काम है कवि को सर्वश्रेष्ठ देना होगा अपना। गजलकार को गजल में इतनी ताकत पैदा करनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा पैदा करनी, ऐसी गजलें कहनी होगी कि पाठक आएंगे। तुरंत तो नहीं आते, तुलसी को भी तुलसी बनने में 400 वर्ष लगते हैं, गालिब को भी 200 वर्ष लगते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि विनय मिश्र आज ही लिखेंगे और तूफान मचेगा, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को भी इंतजार अपने काल देवता पर करना होगा, और काल देवता तय करते हैं और गजल के आलोचक भी करते हैं। यह काम छायावाद में खुद गजल छायावाद के कवियों ने किया है। यह काम प्रगतिवाद में प्रगतिवाद के कवियों, क्यों दूसरे सब उनके विरोधी थे। द्विवेदी जी पूरा युग छायावाद के कवियों का विरोधी रहा है। आप रामचंद्र शुक्ल जैसा महान आलोचक का विरोधी है छायावाद का, तो और क्यों? आप आगे बढ़िए और आप जानते हैं सारी चीजों को। तो हमने सही कोई प्रतिभा संपन्न आलोचक भी उस दृश्य संपन्नता के साथ निकले, इसका इंतजार है इतिहास को, है ना। अभी तो चीजें चल रही हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन अगाध अगर धत्त वैदुष्य के साथ में जब आलोचना का अध्ययन होगा, उसकी अनुशासन परंपरा के साथ में गजल पर बात होगी, और हिंदी कविता परंपरा का जो चरित्र है ना, वह चरित्र और वह जीवन बोध वह पूरा का पूरा गजल में आएगा। और उसमें विश्व जीवन, स्थानीयता के साथ में विश्व जीवन के सारे संदर्भ होंगे। उसमें कोई केवल प्रतिवाद का एक ही धर्म नहीं होता। प्रेम से बड़ा क्या प्रतिवाद होगा? प्रेम अपने आप में एक संपूर्ण प्रतिवादी धर्म है। इसलिए प्रतिवाद को जिस प्रतिवाद के अर्थ में आप कहते हैं, प्रतिवाद वह प्रतिवाद का बहुत छोटा सा हिस्सा है ना। सारे जीवन मूल्य प्रतिवाद ही है अगर आप उनके साथ खड़े होते हैं। इसलिए प्रतिवाद का जो एक रूढ़ अर्थ विकसित किया गया है हमारे अपने समकालीन आलोचना को, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, उसको देखने की आवश्यकता है। तो प्रतिवाद के संपूर्ण रूप से इंसानियत का धर्म है और गजल इंसानियत की कविता है। तो संपूर्ण वैश्विक रूप में हम गजल की बात करेंगे तो हम बेहतरीन गजलें कहें, हमारा यही वर्तमान है, हमारा यही भविष्य है। श्रीधर मिश्र जैसे आलोचक स्वयं उसी तरह से खींचे चले आएंगे जैसे बेहतरीन और शक्तिशाली चुंबक अगर प्रभाव क्षेत्र में चुंबकीय आकर्षण से और बहुत सारे कण खींचते चले आते हैं, आप खींचते चले आएंगे। आलोचक तो पैदा कब हुए? छायावाद पहले पैदा हुआ, निराला पहले पैदा हुए, प्रसाद पहले पैदा हुए, नंदलाल वाजपेयी बादें पैदा हुए ना भाई। तो इसी तरह से होता है कि कविता, श्रीधर मिश्र तो इंतजार कर रहे हैं कि कविता तो हो, गजल तो हो, तो हम बात करें। बात करने के लिए नहीं कुछ है। वो देखते हैं कि भाई आधे लोग तो उर्दू में लिख रहे हैं, आधे लोग वो क्या कर रहे हैं, 200-300 शब्दों की शब्दावली, जनधर्मिता की शब्दावली है, अगर उनको निकाल दो गजलों में कुछ बचा ही नहीं है। व्यापक जीवन परिवेश और प्रगाढ़ संवेदनशीलता, जब तक वो आपके जीवन बोध में, आपके रचना बोध में नहीं आएगा, आप अपने समय का
100% श्रेष्ठ गजल जो कहते हैं, जिसको नहीं दे सकते। और उसके लिए यह प्रगाढ़ संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ परंपरा बोध बहुत आवश्यक है। 100 वर्षों के पास का मार्क्सवाद का कितना बोध है? 150 वर्षों का। जिसके पास 150 वर्षों का परंपरा बोध है, इसके पास में 2000 वर्षों का परंपरा बोध है। लेकिन हो तो सही, केवल हिंदी गजल में घुस आने से कोई हिंदी का बड़ा गजलकार नहीं होगा। हिंदी कविता की परंपरा की सचेत व्याख्या, विश्लेषण की वैचारिकी जिसके भीतर होगी, और प्रगाढ़ संवेदनशीलता के साथ में जब गजल में आएगा, और 100% गजल के अनुशासन में आना होगा। मतलब छांदस बोध। मुझसे किसी मार्क्सवादी, माफ कीजिएगा, चिंतक ने पूछा कि विनय जी ये बड़ा मुश्किल है, इसको अगर मात्रिक छंद में कर ले तो, और मैंने वो आदमी दिल्ली का ही किसान है, दिल्ली में भी किसान है, तो हाँ, तो अब और बहुत, हाँ, तो अब उन्होंने कहा कि इसको कर लें। तो मैंने कहा कि यह जरूरी क्यों है कि हम गजल को पहले पकड़ें फिर उसको करें, उसके लिए तो बहुत सारी चीजें आप करते रहे ना, इसी में क्यों आपको परेशानी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो आप बताइए, आपने तो मेयार इसी पढ़ा है। मैंने कहा कि मात्रिक कर दो तो फिर कर दो, तो उसकी जो दोहा को आप कई तरह से लिख लो चाहो तो, 13 ही गा रही क्यों भाई? और क्या 16/9 में लिखो ना, 16/8 में लिखो ना, तो कई यही मनमानी ही करनी है, तो उसके लिए गजल ही बची है बेचारी, तो इसका मनमानी मत करो, उसको तो रहने दो। हाँ, भाषा के प्रयोग के अनुसार, जैसे कि हम, जैसे दुष्यंत ने प्रयोग किया शहर, वहां पर वो शहर लेते हैं 2-1 में। हमारी हिंदी में, मैंने मेयार जी से झगड़ा, मेरे मेयार जी से पूरा जीवन जो है कि आप, वो कहते थे विनय जी जीवन भर लड़ते रहे। मेरे ऐसे गुरु थे कि जिनसे सर नहीं झुकाया मैंने, क्योंकि मैं हिंदी का विद्यार्थी था, उनके सारे शागिर्द फारसी के थे, अकेला लड़ता था नहीं, मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि मेरा उच्चारण ऐसे है, मैं उर्दू नहीं सीखूंगा, और नहीं सीखी मैं उर्दू, और हिंदी में जैसे बोलते हैं हम वैसे ही वजन उसका बनाएंगे, वैसा इस्तेमाल करेंगे। ये सब लड़ाइयां हैं। अरे ये लड़ाइयां देखिए, एक लोग तो विरोध के लिए विरोध करते हैं, तो आप गजल में बात करेंगे तो वो चीजें नहीं दिखेंगी, है ना। लेकिन जब शब्दों को लेकर बात करता हूं मैं कि शहर को तोड़ता हूं, अभी मैंने गजल लिखी, भीड़ का चेहरा रह गया। कई लोगों ने हमसे प्रश्न कर दिए, ये चेहरा, वो तो चेहरा और चेहरा में बांधते हैं, 2-2 की मात्रा में दीर्घ दीर्घ में बनेगा, चेहरा फाइलुन, 2-1-2 में बांधा मैंने। अब ये बगावत है, लेकिन ये बगावत इतने सलीके से है, इतनी महीनता से है कि ये लोगों को अच्छी भी लगे। हिंदी जाति, हम तो उसके लिए लिख रहे हैं जो समाज बोलता है, जैसे हम उस बदल में लाकर बोल रहे हैं, और जहां हमें आवश्यकता होगी चेहरे की, हम उसका भी उपयोग करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे? आपको ब्राह्मण को विरहमन करने की आजादी है, मुझे विनय मिश्र को नहीं है। विरहमन अर्थ ही बदल गया, और फिर भी आप बोलते हो सच कह दूं ऐ विरहमन गर तू बुरा न माने, सच कह दूं ऐ विरहमन। विरहमन कैसे बोल रहे हो? खबरदार, बुरा तो मानेंगे, विरहमन कैसे? ब्राह्मण और विरहमन, सच कह दूं ऐ विरहमन गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। तुम बोलो तो ठीक, विनय मिश्र साहब का इस्तेमाल करें तो गलत तो नहीं। गजल को अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत से कविता की भावभूमि पर खड़ा करने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, वह आत्मविश्वास गजलकारों में जिस दिन आएगा, गजल अपने आप खड़ी हो जाएगी, और समर्थ आलोचक उसके साथ साथ खड़े भी रहेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत ओजस्वी आपकी अभिव्यक्ति रही, और आपकी जो चिंता है वो आपके उद्बोधन से झलक रही थी कि गजल को किस तरह से स्थापित करने की एक भावना आप लेकर के चल रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि हिंदी कविता की परंपरा में अगर आप कहते हैं कि 2000 साल की ये परंपरा है, और उससे जुड़ करके हम अपनी बात कह रहे हैं, तो गजल को उसकी मान्यता देनी ही चाहिए, और गजल को मान्यता देनी चाहिए हिंदी कविता की परंपरा में। हमारे साथ वाजदा खान जी हैं, और जो कि एक ख्यातिनाम चित्रकार हैं, और आप मुक्त छंद में कविता लिखती हैं। तो हम आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आज की ये जो पूरी बहस हुई है, तो आप क्या महसूस करते हैं मुक्त छंद को लेकर के, कि किस तरह से गजल जो है मुक्त छंद से जुड़ती है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। मुझे लगता है विनय जी इसका जवाब अच्छा दे पाएंगे मुझसे ज्यादा। देखिए, बहुत अच्छी बात है, कोई अंतर नहीं है, हमारी संवेदना एक है, और बिल्कुल क्योंकि मैं आभार व्यक्त करता हूं वायदा जी का कि आप मेरी संवेदना को और मुझे इसके अनुकूल योग्य माना कि मुक्त छंद भी छंद ही है जी, और गजल भी छंद में कही गई कविता है। हमें मुक्त छंद से कोई आपत्ति है ही नहीं, बशर्ते कि वो छंद में हो, उसके भीतर लहता हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल जब कविता छंद को छोड़ देती है, छंद से भी मुक्त हो जाती है छंद, और यही नहीं, कविता स्वयं कविता की लय से मुक्त हो जाती है। तो गद्य और
पद्य के बीच की एक जो महीन विभेदक रेखा है वही खत्म हो जाती है, उस समय बड़ी आपत्ति होती है कि तब वो कविता नहीं रह जाती, क्योंकि कविता से जब संगीत से कविता जब बहुत दूर निकल जाती है तो दम तोड़ देती है। कविता में संगीत की रक्षा ये छंद करता है, ये लय करता है, और इसी यही पहचान होती है कि गद्य और कविता का फर्क क्या है। इसीलिए मुक्त छंद अपने आप में छंद से जुड़ी हुई कविता है, उसको हम लोगों ने आज से नहीं, हम लोगों ने वैदिक काल से स्वीकारा है। हमारा गायत्री मंत्र मुक्त छंद में है और ऋग्वेद से है, तो ऐसी बात नहीं। हम छंद मुक्त छंद की परंपरा तो ऋग्वेद से है ना। हाँ, गजल की परंपरा जरूर नहीं है। एक बात और मैं अपना बात कहना चाहता हूँ, ध्यान आया कि गजल उर्दू से हिंदी में नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अपना दृढ़ विचार है कि पहले, क्योंकि अगर ऐसा है तो कबीर हिंदी के कवि हैं, उर्दू के कवि नहीं है। और आचार्य हजार साहब द्विवेदी कबीर अपनी किताब में जब हवाला देते हैं कबीर का, तो अंग्रेजों के 1896 गजेटियर को वहां पर उद्धृत करते हुए कबीर की गजलों को उल्लेख करते हैं। 2-3 गजलों के उल्लेख करते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, और बजता नहीं है राम धुन अनहद बाजा बाजता, है ना। इसके साथ ही त्रिलोचन से मेरी बातचीत हुई है, त्रिलोचन जी से, उन्होंने कहा कि विनय मैंने 20-25 कबीर की गजलें ढूंढ कर प्रिंट किया है, मैं तलाश कर रहा हूं। और शिवशंकर मिश्र से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा विनय जी मैं भी ढूंढ रहा हूं, और उन्होंने इस किताब में हवाला दिया उसका। अभी मैं उस तलाश में हूं, हालांकि बनारस में नहीं, मेरा दुर्भाग्य है, वरना मैं तलाश था। और मैं बताता एक बहुत अच्छी परंपरा जरूर रही होगी। अगर कबीर, सीधा जी माफ कीजिएगा, कबीर अगर 2 गजलें कहते हैं तो मैं मान सकता हूं कि भाई गजल की परंपरा नहीं व्यवस्थित रूप से बनी है। लेकिन कबीर के पास 30 गजलें अगर मिल जाती हैं, 20 गजलें मिल जाती हैं, निश्चित रूप से आलोचना को विचार करना पड़ेगा। फिर तो कोई ना कोई कबीर तक परंपरा आती है और फिर वहां से बढ़ती भी है। हमारे यहाँ तो चंद्रभान रहमान जैसे शायर भी उसके बीच में कड़ी में है, कड़ियां टूटी हैं। बहुत सारे संतों ने गजलें कही, हम उन पर ध्यान नहीं देते। संत साहित्य में आप देखेंगे तुलसी साहब से लेकर के बहुत संतों ने गजलें कही हैं, उनको ध्यान देने की बात है। हमारे कुछ मित्र तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं संतों की गजलों को अगर देखूंगा तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ, अगर हम लोग जो गुरु ग्रंथ साहब है इसमें भी थोड़ा देखने की कोशिश करें, है ना, तो वहां भी गजलों की कुछ पहचान मिलेगी हमको कहीं ना कहीं। कबीर की, अगर त्रिलोचन जी ने कहा है कि वो मैं ढूंढ रहा हूं, मैंने वाचस्पति जी से भी कहा हुआ है कि आप तलाशिए उसको कि वो 25-30 की मिल जाए, क्योंकि बहुत सीमित प्रतियां उन्होंने 100 के करीब छपवाई थी। तो कबीर के पास एक लंबी परंपरा है। कबीर गजल की ताकत से वैसे ही परिचित हैं जैसे साथी में दोहरे की ताकत से परिचित हैं वो। तो गजल बहुत ताकतवर विधा है, इस बात को कबीर ने भी समझा और आज आधुनिक युग के प्रवर्तक गजल के दुष्यंत कुमार ने भी समझा, और हम उसके पीछे हम चले कि भाई तेजी से अपनी बात संप्रेषित करो, इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है पुराण और महाकाव्य सुनने की। तो ये छंद की जो विधा और मुक्त छंद पर जो आपने प्रश्न किया, ये गजल भी छांदस विधा है और मुक्त छंद भी छांदस विधा है। दुर्भाग्य से आज की समकालीन जो गद्य कविता है वो छंद से बहुत दूर हो गई, इसलिए उसके पाठकीय सरोकार भी बहुत सीमित रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ बहुत नहीं समझने की बात नहीं है, बात शुरू हो गई ना तो थोड़ी बात हो जाए। इसकी सीमा भी तो सीमा अगर इसकी सीमा नहीं है तो बात शुरू न की जाए। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मेरे अगल बगल 2 हमारे समय के महत्वपूर्ण गजलकार बैठे हैं और वो गजल की परंपरा को या उसकी उपस्थिति को कबीर के यहाँ से ले आते हैं। अभी हमारे गोरखपुर के डॉक्टर नित्यानंद जी तो ऋग्वेद में छंद खोज रहे हैं, वो भी मैं जल्दी ही आप लोगों को ऋग्वेद छंद गजल हाँ जी जी, अरे वो किताब है मेरे पास जी। वो दिव्यानाथ पीजी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। वो तभी शायद सर ने बीच में नाम उनका छोड़ दिया था कि कुछ और भी पीछे जाते हैं। नहीं वो उन्होंने ऋग्वेद में गजल खोजी है। सवाल ये है कि अगर कबीर से हिंदी गजल की परंपरा या गजल की परंपरा शुरू है तो भारत तो विश्व के पहले जो है शल्य चिकित्सा को गणेश वाला मानने में क्या दिक्कत है कि जिसमें कि एक आदमी के सर पे हाथी बैठा दिया गया, तो वो पहला ऑपरेशन क्यों नहीं है? परंपरा वो होती है कि उस तरह के कितने ऑपरेशन फिर और किए गए, वो रिकॉर्ड में नहीं आए, वो नहीं आए, वो परंपरा हुए तो होंगे नहीं। आखिरकार वो आए क्यों नहीं? उनको आना था। अगर वो परंपरा है नहीं क्षमा करें अब परशुराम वाला भी तो आता है। जब बहस है तो बहस की तरफ
आप लोग बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, सॉरी। अब 2 लोग हैं तो मुंह में पकड़िए। उसी तरह से अगर 15वीं सदी के आसपास कबीर गजल कहते हैं तो फिर बेला तक, बेला से निराला, ये बीच में एक ये परंपरा तो नहीं थी। और कबीर पूरी तरह से एक मलंग कवि, उन्होंने अपने समय की भाषा तोड़ी है, व्याकरण तोड़े हैं, और वो कहीं भी पारिभाषित कवि नहीं है। कबीर का 2 स्वरूप है, एक छुतहा कबीर, एक पतिहा कबीर। पतिहा कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास है, और छुतहा कबीर मगहर के कबीर चौरे पर है। गांव गांव में कबीरी गाई जाती है, कबीर पंथी गाई जाती है। अभी उस जैसे जैसे हमारी मानसिक चेतना बढ़ रही है, हम कबीर को और बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं। इसलिए हिंदी गजल भारतीय परंपरा से मिली हुई काव्य विधा है, इसका कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। अगर वो होगा तो आलोचना उस पर भी चर्चा करेगी। फिलहाल जो पुष्ट प्रमाण है वो अरबी के कसीदे से है, फारसी से है, उर्दू से है, एक उर्दू से है, और यहां से वो हिंदी में आती है। लेकिन अगर वो कबीर के यहां भी कोई अविच्छिन्न परंपरा है तो वो अविच्छिन्न उपस्थिति है। गजल नुमा रचनाएं कोई भी कर सकता है, वो किसी की विरासत नहीं थी, वो कॉपीराइट नहीं है। बहुत सारी काव्य विधाएं बनी हैं, बहुत सारे ऐसी कहान बनी है, बहुत सारे ऐसे तुकबंदियां बनी हैं, वो हम उससे मेल खाती हैं। लेकिन काव्य शास्त्र जिस अनुशीलन के साथ चलता है वो रास्ता आलोचना का यही है। अभी फिलहाल एक जिम्मेदारी पूर्वक हम लोग कबीर को गजलकार मानने में असमर्थ हैं, क्योंकि अगर कबीर को से हम परंपरा जोड़ते हैं हिंदी गजल की, तो फिर हम उसी दिन बाध्य होंगे कि सारी वैज्ञानिकता को खारिज करें। और पहला ऑपरेशन शंकर जी ने गणेश जी का किया था। ऐसी इस तरह परंपरा का मतलब उस तरह के और कितने ऑपरेशन भारत में हुए उसका प्रमाण होना चाहिए। परंपराएं विकसित होती हैं, परंपराएं विकसित होती हैं निराला के यहां से, शमशेर आते हैं, हिंदी कविता छोड़कर दुष्यंत आते हैं, आज हम विनय मिश्र के साथ और कमलेश भट्ट जी के साथ बैठे हैं। ये परंपराओं का सघन स्वरूप है। उसके पीछे कि अगर कोई अविच्छिन्न परंपरा है तो उस अविच्छिन्न परंपरा का इंतजार किया जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 गजलें देंगे, 20 गजलें देंगे, उन गजलों को आने दिया जाए। अगर वैसी गजलें हैं तो उस पर पुनरावलोकन किया जाएगा, अपनी गलतियों का फिर से समाहार किया जाएगा। और जहां तक मुक्त छंद और छंद का दीपक जी सवाल है, मैं विनय मिश्र जी से 100% सहमत हूं। बिना छंद के कविता नहीं है, इस मुगालते में कोई न रहे। निराला जी ने छंदों के अनुशासन की अराजकता तोड़ने के लिए मुक्त छंद आयत्त किया था, और आज छंद मुक्त की जो अराजकता है उसको तोड़ने के लिए आने वाले समय में वही कवि अधीत कवि होगा, महत्वपूर्ण कवि होगा, जो कि छंदों का सम्यक ज्ञान होगा। बहुत अच्छी बात। आजकल लोग फैशन में कविताएं लिख रहे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि मेरे पास तो 2-3 किताबें आई हैं जिसमें वो सिरे से लिखते हैं छंद मुक्त कविताएं। और यही नहीं, ब्लर्ब पर विद्वानों ने लिखा है कि ये छंद मुक्त कविताएं हैं। छंद मुक्त गद्य होता है, छंद मुक्त कविता होती ही नहीं, कविता मुक्त छंद होती है। छंद से थोड़ी मुक्ति ली गई विचार आयत्त करने के लिए। वैचारिकी आने को हम जब ज्यादा ले आए, जीवन मूल्य लाने में, जब छंदों के अनुशासन की अराजकता, क्योंकि वही समय है कि जब धूमिल जैसे प्रतिभा संपन्न कवि को निष्ठा का तुक दिन भर नहीं मिला, तो लिखते हैं कि जब निष्ठा का तुक विष्ठा से मिलाना है
तो इससे अच्छा है कि थोड़ी घी ले ली जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुक्त छंद वैश्विक कविता है इस विश्व की, उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। विश्व मुक्त छंद ऋग्वेद की कविता है, ऐसा जो कि विनय मिश्र जी भी स्वीकार करते हैं। हमारे बहुत सारे आख्यान, हमारे बहुत सारी स्मृतियां, हमारी बहुत सारी किंवदंतियां, लोक कथाएं गद्य में, उन्हें भी लोक अपनी स्मृति में रखता है। तुकबंदी कविता नहीं होती, खाली छंद कविता नहीं होती। क्षमा करें, अगर किसी ने केवल छंद साध लिया और ये मुगालते में हो कि वही कविता है, तो हम तुकबंदी पढ़ने के लिए नहीं बने हैं। जहां जीवन मूल्य होंगे वह स्मृति लोक रखेगा। जहां जीवन मूल्य होंगे, और जीवन मूल्य अगर संगीत में हो, सांगीतिक हो, तो उसमें एक साथ दो कलाएं मिल जाती हैं, इसलिए उनकी प्रभावत्मकता बढ़ जाती है। तो अगर गजल संगीत में कही जा रही है, छंद में कही जा रही है, जीवन मूल्य उसमें है, तो विचार भी हैं, तो मैं उन गजल के कवियों को नमन करता हूं और उन्हें मुक्त छंद की कविता से ऊपर रखता हूं कि उन्होंने निराला के उस चैलेंज को स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर केवल आप छंद और गजल का व्याकरण ठीक करके 25 किताबें छाप रहे हैं, उसमें जीवन मूल्य नहीं है, तो आप व्याकरण अपना लेकर के रहिए, मेरे पास समय नहीं। बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर मुक्त छंद में मुझे कुछ जीवन मूल्य मिलते हैं, मेरा समय मिलता है, उसकी तस्वीर मिलती है, दुश्वारियां मिलती हैं, बेचैनी मिलती हैं, वो हमारे ज्यादा काम की है। और मुझे ये मैं विनय मिश्र जी के और कमलेश भट्ट दोनों महत्वपूर्ण कवि हैं। ये सही है कि छंदबद्ध कवियों में आत्ममुग्धता बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि वो बड़े कलाकार होते हैं इस मायने में कि वो पहले छंद के अनुशासन का ज्ञान रखते हैं, और कुछ लोग तो अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं छंद सीखने में, उसमें कविता लिख ही नहीं पाते। तो वो एक ढांचा है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कविता है। ये जो छंद है या छंदबद्धता है या छंद मुक्त स्थिति है, ये लक्ष्य नहीं है, ये साधन है। साधन को साध्य न बनाए। धन्यवाद। और अरे बैठिए ही ना, उठने को नहीं कहा गया था। मैं यही ठीक हूँ, दो लोगों के बीच में मैं दम रहा हूँ। ये गजल दबाती नहीं भाई, किसी को मुक्त कर देती। गजल भी मुक्त छंद ही है। नहीं, वो मुक्त छंद तो आपका आदि कवि है। बात साक्षात्कार से शुरू हुई थी और मैं समझता हूँ कि बहस में बदल गई। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, आपने अपना कीमती समय इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा के लिए दिया, और इससे एक बहुत स्पष्ट संदेश हमारे पास आता है कि गजल जो है वो आज के जमाने की, आज के जरूरतों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण एक विधा है, और वो हमारी जो हिंदी कविता की परंपरा है उससे स्पष्ट तौर पर जुड़ी हुई है। उसको अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए और उसकी आलोचना की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। और जैसा सबने मिलकर के कहा एक स्वर में, मैं समझता हूँ कि जितनी श्रेष्ठ गजलें लिखी जाएंगी उतना अच्छा एक आलोचना का वातावरण भी अवश्य ही निर्मित होगा। इसी आशा के साथ बहुत अच्छी बात कही। अरे भाई, आलोचना प्रति रचना है, मूलधन नहीं ठीक होगा तो बहुत अच्छी बात है।